बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, व्यूअर्स एंड ऑडियंस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जीडीपी नंबर 1 उसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड है और जिसका सब्जेक्ट कोड फिन 622 है। तो अपने जीडीपी के सिनेरियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, खासकर उन तमाम लोगों से जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को हिट करें और साथ साथ ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आप मेरे अंदर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो चलें हम अपने जीडीपी की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, उसको रीड आउट करते हैं, फिर उसको समझ के सॉल्व करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रिटेंशन रेशियो एंड करंट स्टॉक प्राइस, यानी करंट स्टॉक प्राइस और रिटेंशन रेशियो के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हमने इसको डिस्कस करना है। व्यू 1 क्या है इस रिलेशनशिप के हवाले से। It is commonly believed in finance literature that such firms which pay all of their earnings in the form of dividends to its shareholders have lower current stock price than those which retain portion of earnings to reinvest in the profitable opportunities available in the business। कहें ये आम यकीन है लोगों का फाइनेंस लिटरेचर के हवाले से। वो तमाम फर्म जो अपनी तमाम अर्निंग्स फर्ज करें 100 रुपया कमाती है और 100 का 100 तमाम का तमाम अपने शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उनकी करंट जो स्टॉक प्राइस होती है वो लोअर होती है बजाय उन स्टॉक प्राइस के जिनकी कंपनियां अपनी इनकम का कुछ हिस्सा रिटेन कर लेती है। यानी कि अगर 100 में से फर्ज करें 30% उसने 30 रुपीज़ रिटेन कर लिया और 70 रुपीज़ या 70 रुपीज़ क्या किया अपने शेयर होल्डर में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड कर दिए, तो उनकी स्टॉक प्राइस क्या होती है, ज़्यादा होती है और उनमें कैपिटल गेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ताकि वो अपने जो रिटेन की हुई अमाउंट है यानी जो 30 रुपीज़ थी परसेंटेज का वजह से 30% जो थी, तो वो अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास although retaining portion of earnings means less dividend to distributed among shareholders, but it gives positive signal to shareholders that their invested money is best utilized by the business as reflected by higher current share price। अगर चाहे कि आप जो अपनी अर्निंग का कुछ पोर्शन जो है रिटेन कर लेते हैं, वाज़ह तौर पर इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो कम मिलेगा, लेकिन उसकी तरफ वो आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी देता है कि वो जो आपके पैसे रिटेन किए गए हैं वो दोबारा री इन्वेस्टमेंट होंगे बाई द कंपनी इन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और उसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी कि आपकी स्टॉक की प्राइस पुश अप करके ऊपर जाएगी। Thus, their return will be maximized by earning higher capital gain on share owned। तो जैसे ही आपकी शेयर प्राइस जो होती है ऊपर जाती है, यानी फर्ज करें 10 से 15 रुपये होगी, तो जो 5 रुपये का गैप है वो आपकी अर्निंग होती है, यानी जिसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। व्यू 2 है हमारे पास, there is an opposite view that high dividend payout ratio is inevitable as paying less dividend can ड्राइव डाउन दी शेयर प्राइस। कह रहे इसके बरक्स एक और व्यू भी है, कह रहे हैं कि अगर आप हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो देते हैं जो कि नागुज़ीर है अपने तमाम शेयर होल्डर्स को, तो वो आपकी जो शेयर प्राइस होती है कि उसको निस्बतन कम उसमें ड्रॉप डाउन लेके आता है। हाई डिविडेंड इनकम गिव्स पॉजिटिव सिग्नल टू द शेयर होल्डर एज दे परसीव हाई शेयर प्राइस इन अ मार्केट। कह रहे हैं जैसे लोगों को पता चलता है कि ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो वो लोग ज़्यादा उसको परचेज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, प्राइस बढ़ जाती है मार्केट में। डेट अल्टीमेटली पुश द स्टॉक प्राइस टू मूव अपवर्ड, जो कि आग का नतीजा है तो उसकी प्राइस को ऊपर ले जाने का बायस बनती है। ये तो व्यूज़ हैं, पॉइंट ऑफ व्यू जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट में दिए हैं, जो हमने रीड आउट किए हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड स्ट्रीम and retention ratio of companies named as A, B, C, D, E and E for a next year। कह रहे हैं जो आपको टेबल दिया गया है इसमें जो कंपनीज ए बी सी डी ई है उनकी एक्सपेक्टेड डिविडेंड स्ट्रीम दी गई है और उसकी जो रिटेंशन रेशियो है वो दी गई है नेक्स्ट साल के लिए। ईच कंपनी हैज सेम एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर दैट इज ₹10 पर शेयर। तो हर कंपनी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है वो सब के लिए सेम है, जो कि 10
रुपीज पर शेयर है, बट देयर डिविडेंड पे आउट रेशियोज और रिटेंशन रेशियोज वेरी। लेकिन जो उनकी डिविडेंड पे आउट रेशियो है या उनकी जो रिटेंशन रेशियो है वो वेरी करती है। द कंपनीज and their shareholders expect similar required rate of return on their investment which is 15%। कह रहे हैं जो कंपनी और जो शेयर होल्डर हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सब कंपनियों के जो शेयर होल्डर हैं कि उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा एक्सपेक्टेड वो 15% होगा उनकी इन्वेस्टमेंट पे। तो चलिए अब हम टेबल की तरफ जाते हैं और टेबल को मैं रीड आउट करता हूँ। देखें जी, हमेशा रिटेंशन रेट प्लस पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 1, यानी अगर वो परसेंटेज में है तो वो इक्वल होता है। अब ये 10 अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब है कि हर शेयर होल्डर को 10 रुपीज़ मिलेगा, जितने भी शेयर होल्डर्स हों। तो अगर आप देखें हमारे पास 10 है, तो अगर आप इसका 20% लेते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 10 की 20% 2, 10 माइनस 2 8। तो हमारे पास डिविडेंड स्ट्रीम क्या होगी 8, यानी 80%। हमने 10 का 80% यानी 8 रुपीज़ डिविडेंड में दे दिया और 20% यानी 2 रुपीज़ हमने एज ए रिटेन अर्निंग अपने पास रख लिया। इसी तरह ये जो 765 है ये इसी से ड्राइव की गई है अप्लाइंग दिस रिटेंशन रेशियो पॉलिसी। तो हमारे पास डिविडेंड ग्रोथ रेट है, इसको हमने डिटरमिन करना है। करंट स्टॉक प्राइस है, हमने इसको डिटरमिन करना है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है हम रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। You are required to identify and explain the relationship between retention ratio and dividend growth rate while calculating the required values in above table। कह रहे हैं आपसे मतलूब है कि आपने आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है किसके दरमियान रिटेंशन रेशियो और डिविडेंड ग्रोथ रेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको आपने डिफाइन करना है इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए यहाँ ग्रोथ रेट में। इन अबव टेबल प्रोवाइडेड लॉजिकल रीजनिंग टू सपोर्ट योर आंसर, और जो आपने आंसर देने हैं उसको आपने लॉजिकली उसको जस्टिफाई करना है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, बाई एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो ऑन करंट स्टॉक प्राइस ऑफ ईच कंपनी। कह रहे हैं रिटेंशन रेशियो का जो करंट प्राइस पे स्टॉक प्राइस है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको आपने एग्जामिन करना है यानी एनालाइज करना है, और एनालाइजिंग के नतीजे में आपने बताना है कि आप किस जो व्यू है व्यू 1 या व्यू 2 किसके साथ मुत्तफिक हैं भी हैं कि नहीं। प्रोवाइड लॉजिकल रीजनिंग, और इस केस में भी आपने लॉजिकल रीजनिंग देनी है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये मेरी फाइल है जहाँ मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड ईपीएस है जो मैंने शुरू में बता दिया 10 है। एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है 15 रुपीज़ 15% नहीं है 15% है 15% है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये मैंने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। ये मैंने कैसे निकाली हैं ये मैं अभी आपको नीचे जाके बताता हूँ। सोल्यूशन हमारे पास क्या है फॉर कंपनी बी, क्योंकि कंपनी ए के लिए क्या है ये रिटेंशन रेट क्या ज़ीरो है। इट मीन्स वो अपना सारी जो इनकी प्रॉफिट अर्निंग है वो सारी वो एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ग्रोथ रेट हम नहीं निकाला तो वो ज़ीरो है। तो उसकी जो हमने प्राइस निकाली है वो कैसे निकाली है 10 डिविडेंड डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 15% है, तो उसको हमने 66.67 से हमारे पास उसकी करंट स्टॉक वैल्यू आ गई। अब हम नीचे जाते हैं, आप देखें डिविडेंड ग्रोथ रेट रिटेंशन रेट इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब इनके दरमियान रिलेशन है जो हमने डिविडेंड ग्रोथ मालूम करना है वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने जो 20% या हमने जो अपनी अर्निंग का रिटेन किया है उस पर जो हम जब इन्वेस्ट करेंगे दूसरे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में तो हमें जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो 15% है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ग्रेथ रेट आएगा 0.03, यानी हमारी जो डिविडेंड है उसमें कितनी ग्रोथ होगी 0.03 के हिसाब से होगी। फिर हमारे पास कंपनी सी है। इसी तरह हमने क्या किया रिटेंशन रेट जो कंपनी सी के लिए था वो 0.3 था। देखें कंपनी टू कंपनी रिटेंशन रेट वेरीज कर रहा है, यहाँ 20 था यहाँ 30 था, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न क्या है 0.15 है, वो सेम है सब कंपनीज के लिए। तो हमारे पास क्या ग्रोथ रेट आ गया इसके लिए 0.045। इट इज़ ग्रेटर देन 0.03। क्यों कि यहाँ की रिटेंशन रेट क्या ज़्यादा है, यानी कि वो 20 के बजाय 30 रिटेन कर रहे हैं और उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ में टू गेट मोर
प्रॉफिट। फिर फॉर कंपनी डी के लिए 0.06 और फॉर कंपनी ई के लिए 0.075। तो मैंने ये सारे के सारे क्या किया है, इसको मैंने इन कॉलम्स में प्लेस कर दिया है। अब हमने करंट स्टॉक प्राइस निकालनी है। रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया है। रिलेशनशिप आप यहाँ लिख लें कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं जरा, क्योंकि ये टू से रिलेटेड है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास क्योंकि वो रिक्वायरमेंट टू से रिलेटेड था तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ रखा। फिर अब जस्टिफिकेशन देनी है, इसको जस्टिफिकेशन भी मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लूँ कि retention rate and expected rate of return helps you to determine the dividend growth rate for the next year as the retained earning is supposed to reinvest in different profit available opportunities। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 20 ये क्यों दे रहा है अर्निंग। अच्छा, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसकी जस्टिफिकेशन मैं नीचे प्लेस कर देता हूँ। जस्टिफिकेशन आप इसको खुद अब देख लीजिएगा, लेकिन मैं अब दूसरे रिक्वायरमेंट की तरफ आता हूँ क्योंकि ग्रोथ रेट हमने सारे निकाल लिए हैं, उसकी जस्टिफिकेशन भी दे दी है। और अब रिक्वायरमेंट 2 है हमारे पास, करंट स्टॉक प्राइस हमने डिटरमिन करनी है फॉर कंपनी ए। हमारे पास क्या है, डिविडेंड और ईपीएस, क्योंकि ईपीएस हम सारी की सारी उसको एज ए डिविडेंड एक्सपर्ट कर रहे हैं, इसका कोई परसेंटेज एज ए रिटेन अर्निंग हम नहीं रख रहे। तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड को या ईपीएस को हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट स्टॉक प्राइस आ जाएगी फॉर कंपनी ए 66.67। फॉर कंपनी बी हमारे पास क्या सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन अब क्या हमारे पास रिटेंशन रेट आ गया था जिसको हमने यूज करके क्या किया, अपना ग्रोथ रेट निकाला था ऊपर और उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। डिविडेंड 8 आ गया डिवाइडेड बाई 0.15 0.03। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारा क्या है, डिविडेंड 8 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और ये जो हमने 0.03 हमने ऊपर ग्रोथ रेट निकाला था वो 66.67। इस तरह आप नीचे आए, कंपनी सी के लिए भी यही फार्मूला यूज़ करें, सिर्फ आपके पास क्या वैल्यू चेंज होगी, आपकी डिविडेंड की वैल्यू चेंज होगी और ग्रोथ रेट की वैल्यू चेंज होगी। तो आप देखें तमाम कंपनीज के लिए जो करंट स्टॉक प्राइसेस है वो सेम आ रही है। क्यों, इसकी क्या वजह है, इधर मैं आपको बताऊंगा इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। रिटेंशन पॉलिसी is favorable only, इसको यहाँ लिखते हैं, retention policy is favorable only when expected rate of return on retention rate is higher than the existing one। क्योंकि हम 50% कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है वो, तो डेफिनेटली इस सिनेरियो में जो आपका एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है, तो वो उससे एक्सीड नहीं कर रहा, तो आपका जो प्राइस आ रही है वो तकरीबन सेम आ रही है। सो अदरवाइज इट हैज़ नो इम्पैक्ट द आइडिया ऑफ कैपिटल गेन नल वाइड, यानी कि नल वाइड हो गया, उसके पास कोई फायदा नहीं है। द करंट स्टॉक प्राइसेस रिमेन्स फॉर ऑल द कंपनीज सेम
scheme. Say for all the components because expected return 15% is less than current return, current या existing current, or so it means कि हमारे पास किस वक्त रिटेंशन पॉलिसी होगी स्टॉक प्राइस के लिए, करंट स्टॉक प्राइस के लिए, जब उस पे जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो ग्रेटर होगा एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न से। उम्मीद करता हूँ आपको ये जीडीपी समझ आई होगी, इसका क्वेश्चन सारा कुछ स्टेटमेंट और सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के या क्वेरीज के आंसर्स देने के। अगर किसी को डाउट है तो काइंडली ज़रूर उसका कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि सबके लिए बेनिफिट हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।